Good evening, dear student. I am Rajesh, and you are watching Learning with Rajesh YouTube channel. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 10 में इतिहास भाग शुरू किया हुआ है और इतिहास में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इस लेसन में हमने बेबीलोनिया सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में जान लिया है। अध्याय में चीनी सभ्यता के बारे में भी वर्णन किया गया है। आज हम चीनी सभ्यता के बारे में कुछ विशेष तथ्य अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे से पहले समझ आया होगा और आज का पॉइंट भी आपको इजीली समझ आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चीनी सभ्यता का उदय अर्थात उसकी पृष्ठभूमि। तो इतिहासकार बताते हैं कि चीनी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का उदय सिक्यांग, हुआंगहो तथा वांगहो नदी के आसपास हुआ। जैसा कि आपने पहले वाली सभ्यताओं के बारे में पढ़ा कि विश्व की जितनी सभ्यताएं फली फूली हैं वो नदी घाटी के आसपास में फली फूली हैं। तो फूसी इस सभ्यता का पहला सम्राट माना जाता है, जिन्होंने चीन में लोगों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना सिखाया। उसके बाद दूसरा सम्राट चीनी सभ्यता का सेन नुंग माना जाता है, जिन्होंने चीनी लोगों को खेती करना सिखाया। और उसके अलावा तीसरा सम्राट हुआंगटी हुए हैं चीनी सभ्यता के, जिन्हें महासम्राट कहा जाता है, जिन्हें पीला सम्राट भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तैयार कीजिए इस प्रश्न को कि चीनी सभ्यता के दौरान इनमें से किस सम्राट को महासम्राट भी कहा जाता है। तो आप बताएंगे हुआंगटी को। तो कुछ ट्रिक की जो महान होते थे चीन के सम्राट, वो चाय पीकर टी तो टी से आप याद रखेंगे हुआंगटी। और जिन्होंने चीनी सभ्यता को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, यानी उनके साम्राज्य में चीनी सभ्यता ने बहुत विकास किया। और बाद में बहुत से राजवंशों ने चीनी सभ्यता में शासन किया, जिनमें हासिया वंश, सांग, चाओ, चिन, हान ये प्रमुख राजवंश हैं जिन्होंने चीनी सभ्यता के दौरान शासन किया। चीनी सभ्यता को जानने के स्रोत, जैसे कि हमने पहली सभ्यताओं में भी जाना है, चीनी सभ्यताओं को जानने के पहले स्रोत है पौराणिक स्रोत, कन्फ्यूशियस द्वारा रचित भूचिंग व भीचिंग काव्य। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कन्फ्यूशियस की कौन सी रचना है जो चीनी सभ्यता को जानने का स्रोत है। तो आप बताएंगे भूचिंग व भीचिंग, जो कि एक काव्य स्रोत है। अस्थि अभिलेख से भी चीनी सभ्यता को जाना जा सकता है। और मृद भांड, जिनके बारे में आपने हड़प्पा सभ्यता में भी जाना था, मृद भांड होते थे। तो शासन व्यवस्था कैसी होती थी चीनी सभ्यता के दौरान? राजा को वांग कहा जाता था, और जो कि न्यायाधीश होता था, और सबसे बड़ा पुरोहित भी वही कहलाता था। मंत्री परिषद में 4 मंत्री होते थे, और मंत्री परिषद में 4 मंत्रियों के अलावा उसके अलावा एक परिषद भी होती थी, जिसे 6 सदस्यों की समिति होती थी। यानी मंत्री परिषद के अलावा 6 सदस्यों की समिति भी होती थी, जिनमें कुछ समितियां लोक सेवा समिति, माल और वित्त समिति, युद्ध व रक्षा, दंड व न्याय समिति। तो 6 समितियां होती थी और 6 सदस्यों की होती थी। उसके बाद प्रांतों को सेंग कहा जाता था, और गांव का समूह जो होता था उसे फू कहा जाता था। जैसे आपने दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जाना कि वहाँ गांव के समूह नाडु कहलाते थे, हमने पढ़ा था। गांव का समूह यहाँ पर फू कहलाता था। और प्रशासक जो होते थे, यानी इन गांवों और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे, उन्हें वो न्यायाधीश होते थे और राज्यपाल होते थे।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुख्य कार्य आर्थिक दशा में यानी अर्थव्यवस्था किस पर केंद्रित थी? मुख्य कार्य लोगों का कृषि व पशुपालन होता था। 9 परिवार संयुक्त रूप से खेती करते थे कुछ संयुक्त भूमि पर, जिन्हें चिंग यितेन प्रणाली कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चीन में 9 परिवारों की संयुक्त खेती प्रणाली को क्या कहा जाता था? आप बताएंगे चिंग तियेन प्रणाली। उद्योग धंधे, उद्योगों में रेशम उद्योग बड़ा उन्नत था। धंधों में लोग वंशानुगत यानी हेरेडिटिकल ऑक्यूपेशन करते थे, यानी मान लो किसी के पिताजी खेती करते हैं तो वो खेती ही करते थे, किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो वो मजदूरी ही करते थे, अर्थात वो वंशानुगत व्यवसाय को अच्छा मानते थे, अर्थात उसको बदलना पाप समझते थे। और मछली पकड़ना भी उन लोगों के मुख्य धंधे थे, चीनी लोगों के। व्यापार में सम्राट जो है शी हुआंगटी ने बहुत सा विकास किया, यानी व्यापार को उन्नत किया चीनी सभ्यता के दौरान। वो लोग ऊन, तंबाकू, सीसा और बहुमूल्य पत्थर विदेशों से मंगवाते थे, जबकि बर्तन जो कि मिट्टी के बर्तन, ताश और बारूद आदि बाहर भेजते थे, यानी उसका निर्यात करते थे। सामाजिक दशा के अंतर्गत समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में पहला वर्ग मंदारिन था, जिसमें विद्वान, अध्यापक गण, शिक्षित वर्ग आता था। दूसरा वर्ग किसानों का, तीसरा वर्ग कारीगरों का, जबकि चौथा वर्ग व्यापारी लोगों का होता था। और चीनी साम्राज्य में, चीनी सभ्यता के दौरान संयुक्त परिवार प्रणाली थी, यानी जॉइंट फैमिली रहती थी। धार्मिक व्यवस्था उन लोगों की, कुछ लोग एकेश्वरवादी थे, कुछ लोग बहुदेववादी भी थे, यानी कुछ लोग एक भगवान को मानते थे, कुछ लोग बहुत से भगवानों की पूजा किया करते थे। प्रकृति, नेचर की वर्शिप भी वो लोग किया करते थे। आकाश देवता को वो यंग कहते थे, वायु और पृथ्वी देवता को चीन कहते थे। वो लोग अंधविश्वास, जादू टोना में भी विश्वास रखते थे चीनी लोग। दार्शनिक जो होते थे, जैसे कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, उनकी पुस्तक भूचिंग और भीचिंग जो काव्य संग्रह है, तो बताया जाता है कि दार्शनिकों को कुंग-जू कहा जाता था। वो लोग बौद्ध धर्म में भी विश्वास रखते थे। आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म का विकास छोटी कक्षाओं में आपने जाना है कि उसके 2 संप्रदाय महायान और हीनयान थे। तो महायान संप्रदाय चीन और ऊपरी भाग में तिब्बत आदि भागों में फैला, तो वो लोग बौद्ध धर्म को भी अपनाते थे। आपने जाना होगा बौद्ध धर्म के बहुत से यात्री, यानी चीन के बहुत से यात्री भारत भी आए थे, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लेने आए थे, जिनमें आपने फाहियान आदि के बारे में जाना था। आई होप कि आपको आज की वीडियो से सारे पॉइंट इजीली लर्न हो गए होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।